मैं काउंसिल हूँ श्री राजपाल जी का। आज श्री राजपाल जी और साथ में मेरे एसोसिएट मिस्टर भास्कर उपाध्याय यहाँ उपस्थित हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हम आपके सामने, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया साइट्स में एक इंटरव्यू घूम रहा है जिसमें अनर्गल बातें करी गई हैं और साथ ही साथ कोर्ट के बारे में कुछ व्याख्यान देते हुए, तो हम ये चाहते हैं हम अपनी तरफ की बात बताएं और आप अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू अपना लें और आगे की जो अपना पक्ष रखने के लिए श्री राजपाल यादव जी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल यादव, नाम राजपाल नवरंग यादव। मैं आपको 5 मिनट में मेरा परिचय जरूर रखना चाहूँगा, उसके बाद मैं मुद्दे पे आऊँगा। मेरा जन्म हुआ और इसके साथ में अगर विकिपीडिया या जो भी लोग जानकारी सोशल मीडिया पे देते हैं तो वो अगर कोई चीज़ उनके उस पर करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आज बोला जा रहा है ये हर पाई, हर मात्रा, हर विराम को जवाब देने के लिए, शालीनता पूर्वक रिप्लाई देने के लिए है। राजपाल यादव का जन्म हुआ 16 मार्च, मुंशी जी ने 8 जनवरी रख दिया 71। राजपाल ने प्राथमिक शिक्षा कुंडरा, सुनासीनाथ जूनियर हाई स्कूल बंडा, जूनियर हाई स्कूल ढगा घनश्याम, फिर उसके बाद शाहजहांपुर सरदार पटेल कॉलेज, फिर उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज में जब पहुंचे तो 87 आ गया था। 88 में राजकीय इंटर कॉलेज में हमने एक विज्ञान स्टूडेंट के रूप में हमने एडमिशन लिया। उसी समय एक पेपरों में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए। इसके पैरेलल में थिएटर चालू कर चुका था, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज छोटे छोटे सब में कुछ ना कुछ वाद विवाद प्रतियोगिता या कुछ ना कुछ चुटकुला सुनाने की मुझे आदत थी। जब 9th में 10th में प्रॉपर शाहजहांपुर में रहने लगा तो उस समय कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहांपुर, माननीय दिलीप आनंद जी, कृष्णा कुमार श्रीवास्तव जी ने जरीब मलिक आनंद से मिलवाया कि लड़का अच्छा है, अभी हाई स्कूल 11th किया है, ये थिएटर करना चाहता है। मैंने सर थिएटर ज्वाइन किया। विभा मिश्रा जी के निर्देशन में एक नाटक किया, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा। ये बात 87-88 की है। उस समय 15-16 साल की उम्र थी, 17 साल की जो भी, और साथ में थिएटर करने लगा और कक्षा 6 से अपनी किताबों की व्यवस्था अपने गांव में अपने पिताजी के साथ कैसे धान गड़ाने हैं, कैसे घास काटनी है, कैसे जानवर चलाने हैं, कैसे दूध बेचना है, कैसे पढ़ाई हर कीमत पे करनी है। बड़ा परिवार बचपन से ही था, तो ऐसे करते करते फिर बड़े भाई ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, सबने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया और पूरे परिवार ने मिलके अपने अपने माता पिता से लेके अपने अपनी यथास्थिति अनुसार 10 रुपए से लेके और 1000 तक सभी भाइयों ने देने का प्रयास किया, जिसकी वजह से अपन 90 तक पहुंच पाए। वहां पे निकली जगह है कि अप्रेंटिस चाहिए, मैंने उसमें फॉर्म भर दिया। उसमें 4000 बच्चे बैठे, मेरा सिलेक्शन हो गया और जब सिलेक्शन हुआ तो पता लगा कि मैं फौजी टेलर बन चुका हूं। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन चलने वाली आयुध वस्त्र निर्माणी का मैं अब वो छात्र हूं जिसने 29वें बैच का तमगा शील्ड ले ली है और वो हाई स्कूल पास करने के बाद मांगी जाती थी। तो वहां पे मुझे ये चीज कि ये आज मेरा पूरा बैच अपने परिवार के साथ में शाहजहांपुर में आयुध वस्त्र निर्माणी रामलीला मैदान में आज पूरा बैच अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा है और पेंशन तक पूरी व्यवस्था है। तो यहां तक इसलिए कि जो लोग बोलते हैं कि राजपाल यादव रोटी कपड़ा और मकान, दाल चावल रोटी और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, आचरण, व्यवहार, ये सारी चीजें 1990 तक मैं अपने जीवन भर के लिए अपनी व्यवस्था कर चुका था। अब मेरी भूख नहीं भरी थी। मुझे
अंगद का रोल करने का मौका मिला। वहाँ मनोरंजन के स्टेडियम में ऐसा पैर जमा कि मैं वो नौकरी तो भूल गया साहब। मैंने कहा फौजी तो नहीं बन पाया, लेकिन फौजी टेलर का तमगा लेके अब अगर कपड़े भले न सिल पाऊँ, लेकिन आसमान में इतने शब्द घूम रहे हैं ब्रह्मांड तक, उनको सिलने का काम अब अभिनेता के रूप में ही करूँगा। तो राजनीति भी उस समय खूब मोहल्ले लेवल पे करते थे, उसका बहुत शौक था, अभिनीति का बहुत शौक था, और इधर आयुध वस्त्र निर्माणी का मैं एक प्रॉपर फौजी टेलर हो गया था। सब शाहजहांपुर में छोड़ दिया कि मेरी भूख, मेरे मन की भूख कैसे मिटेगी, उसको एक ही चीज़ शांत कर सकती है, वो मेरी आर्ट है। मैं शाहजहांपुर से लखनऊ भारतीय नाट्य अकेडमी पहुंचा। 92, 93, 94 मैंने वहाँ पे बिताए, और फिर भी मेरा मन नहीं भरा। मुझे लगा कि पूरा विश्व में जो 70 mm है, जो सबका मिशन होता है, बहुत बड़ा पर्दा है। मैं 94 में मैंने जो है NSD में ट्राई किया, और 2 लाख फॉर्म आते हैं जहाँ पे आपको पता है, उसमें मुझे 20 लड़कों में और लड़कियों में जगह मिल गई, और 94 से 97 मुझे NSD करने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य मिलने के बाद में मैं एक नाटक था विज्ञान शाकुंतलम, मैं श्रीलंका गया, और श्रीलंका से मैं लौट के आया तो 1997 30 जून को मैं मुंबई आया। बोरीवली उतरा, गोरेगांव ईस्ट बनराई कॉलोनी में हम 10-12 लड़के आए थे, जिसमें लड़की थी, लड़के थे, 2-3 कमरों में रहते थे। वहाँ से हमारी जिंदगी अब हम मुंबई की जिंदगी 97 टू 2005, इसमें 3 साल टेलीविजन, 97, 98, 99 में लग लकीरें, दिल क्या करे, और शूल और जंगल फिल्म मिली। 2000 में जंगल रिलीज हुई, और जंगल में कहो ना प्यार है कि ऋतिक रोशन साहब को बेस्ट एक्टर मिला, और मुझे बेस्ट नेगेटिव एक्टर फॉर जंगल के लिए मिला। और यहाँ पे मुझे समझो बॉलीवुड का, भारतीय सिनेमा का सब कुछ मिल गया, क्योंकि जिसकी शक्ल देख ली, जिसकी अकल देख ली, जिसका अभिनय देख लिया, मेरे लिए भारतीय सिनेमा ने उसी दिन 500 जन्म जीने का अवसर दे दिया। 2005-2003 मेरी शादी हुई। 2005-6 तक लगभग 50 फिल्मों में कभी एक्शन कट, और दूसरी तरफ 99 में एक ऐसी घटना हुई जिसमें परम पूजनीय शास्त्री जी, श्री दत्ता जी थे, प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम सब प्यार से दत्ता बोलते थे। मैं 99 में आया, मैं लग लकीरें की शूटिंग करके आया। मैंने चैम्बूर फोन किया, माननीय राणा साहब की बड़ी बहन जो हम सबकी प्यार की दीदी थी, उन्होंने कहा हो आ जाओ। मैं पहुंचा, मुझे दीक्षा का मतलब नहीं पता था, और मेरे कान फूंक दिए गए, और दत्ता जी हमारे अब जीवन के दर्शक बन गए, निर्देशक बन गए, और मैं इधर एक्शन कट में बिजी हुआ। तो जैसे ही एक्शन कट, 3 शिफ्टों में एक्शन कट, और उधर चाहे देश के किसी, मुंबई से लेके प्रयागराज से लेके, संस्कार टीवी इस बात का गवाह है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। एक तरफ ये नगरी चल रही थी, पटरी चल रही थी, और एक तरफ एक्शन कट की पटरी चल रही थी। 2006-7 तक जब 50 फिल्मों में काम करने का सौभाग्य मिला, तो मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आपके घर में आपका ड्रीम क्या था? बोले कि हमने कहा था कि मेरे माँ बाप बगैर पढ़े लिखे हैं, लेकिन शाहजहांपुर रोहिलखंड की धरती में मैं चाहता हूँ कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो हो वो मुख्य धारा से जुड़ी होनी चाहिए। वो बिल्कुल, उसको अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, मराठी की जगह मराठी बोलनी आनी चाहिए, गुजराती की जगह गुजराती बोलनी आनी चाहिए, हिंदी की जगह उसको हिंदी बोलनी चाहिए, और राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, हर भाषा, क्योंकि 36 स्टेट की भाषाओं में बच्चों को सर्वाइव करना आना चाहिए। सारा जिम्मा धर्मपत्नी ने ले लिया, और मैं इस बीच मेरे इतने यूपी, दिल्ली, क्योंकि 36 स्टेट, इतने लड़कों के मुझे फोन आने लगे, और मैंने ये सोचा कि मैं तो अभिनेता हूँ, अभिनेता रहूँगा, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खोला जाए जिसमें फिल्म भी करता रहूँ। लेकिन हमारी आदत, जब से हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, एक्शन कट बोला जाता है, 200-250 लोगों घर चलते हैं। हमारा 2006 से जो है एक मन हुआ कि एजुटेनमेंट में हम काम करेंगे, एक एजुकेशन और एक एंटरटेनमेंट, और तीसरा मेरा अभिनय, सेवा, मनोरंजन के रूप में चलेगी। तो ये 2006, 7, 8, 9 जब आया, एक प्रोडक्शन का
हाउस खोला, उसमें हमारे मुंबई के बहुत सारे लोगों ने साथ दिया और प्रोडक्शन में एक फिल्म शुरू हुई जिसका नाम है अता पता लापता। यहाँ 2005 से हमारे एक मित्र थे जो साईं बाबा के दर्शन करने आते थे 2005 से, जैसा कि उस वीडियो में बोला गया है, मिस्टर मिथिलेश। ये जब आते थे हमसे शाहजहांपुर में मिले या फोन बात हो या मुंबई आते थे कि कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट हो तो बताना। 2005 से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। 2010 आया। 2010 की होली में मैं मिस्टर माधव गोपाल जी के पास घर पे मिला, होली मनाई, बहुत अच्छे से हम लोग हंसी ठिठोली मीटिंग हुई। और दूसरी चीज़, मैंने बड़े भाई की तरह, क्योंकि हमारे शाहजहांपुर के बड़े धनी व्यक्तियों में सबसे एक हैं और उन्होंने खूब अच्छे सम्मान के साथ में ये तय हुआ कि मिथिलेश जी लगातार बोल रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट हो बताना। तो मेरे पास, मैं तो भैया फिल्में करता हूँ, मेरी एक फिल्म है अता पता लापता जो पिछले 5-6 महीने से मैं शूट कर रहा हूँ। 2010 में बहुत सारे यहाँ के 200 लोग गवाह है कि 2009 और 2010 में ही फिल्म का पूरा, क्योंकि फिल्म थी नहीं वो। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला कि ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना डायरेक्टर था, ना डायरेक्टर रहना चाहता हूँ। मेरे लिए डायरेक्शन सिर्फ कि जीवन में 100 मैच खेले, 2-3 मैच फुटबॉल खेल लिए और 100 मैच क्रिकेट के खेले। मैं अभिनेता था, अभिनेता हूँ, अभिनेता रहूँगा। मैंने कभी भी फिल्म के निर्माण के दौरान कभी एक्शन भी नहीं बोला। मैंने एग्जीक्यूटर का काम किया है। नाम मेरा गया है क्योंकि उसमें नाम जुड़ा था। अब इतने 76 डेज इसकी शूटिंग चली है, जिसमें सबसे कम हमारे यहाँ के जितने भी देश के पूरे थिएटर के 200 कलाकारों को लेके एक ऐसा कियोस मंडली बनाई गई जिसमें माननीय दारा सिंह जी से लेके आज 15-20 एक्टर जो भारतीय सिनेमा के मुख्य हिस्सा हैं, सपोर्टिंग के रूप में, कहीं लीड के रूप में, कहीं वो उसके सब हिस्सा थे। सबसे कम लोग ये मुंबई की सरजमीन के सारे हमारे जूनियर आर्टिस्ट जानते हैं कि कभी 500 लोग, कभी 1000 लोग, कभी 1500 लोग। और जो फिल्म सिटी का लास्ट शेड्यूल हुआ उसमें 2500 जूनियर आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया था और उसमें भोजन भी किया था और उसका पेमेंट भी लिया था। ये टोटल, क्योंकि जीएसटी का ज़माना नहीं था, तो जो पैसा मेरे पास था मैंने लगाया। जो मैंने कुछ फ्लैट लिए थे उनको मैंने अपने दोस्तों को दे दिया, उनसे लगाया। कुछ 10-12 ऐसे दोस्त थे जिनसे किसी से 20 लाख, किसी से 30 लाख, किसी से 1 करोड़, किसी से ऐसे करके हमने 10-20 अपने दोस्तों से पैसा लिया। फिर हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया 5-5.5 करोड़ रुपया, जिसमें हमने शाहजहांपुर का अपना प्लॉट रखा। ये ऐसे करके लगभग 20-22 करोड़ रुपया 2007 से धीरे धीरे 2009, 10, 11, 12, 13 में इकट्ठा करके 2010 में उन 20-22 करोड़ रुपए में 5 करोड़ रुपया ये भी आया था जिसका नाम है मुरली प्रोजेक्ट। ये बाकायदा 5 बार में आया, 1-1 करोड़ करके आया। अभी तक एग्रीमेंट नहीं बना। मैंने 3 बार फोन किया, हमने कहा पैसा आपका आ गया, तो आप आ जाइए एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एग्रीमेंट लक्ष्मी नगर दिल्ली में कर लेंगे, आप अच्छे से फिल्म बनाओ, फिल्म रिलीज करो और चिंता क्यों करते हो, मैं तो आपका भाई हूँ और भाई और अपने एक परिवार के लोग हैं, तो ऐसा क्यों। हमने कोई बात नहीं। फिर जब मैं लक्ष्मी नगर गया अपने परिवार के साथ, वहां पे क्योंकि मेरी वाइफ गुजराती ओरिजिन की कैनेडियन वाइफ है, मैंने जीवन में कभी अपना नोट नहीं बदला, मैंने जीवन में अपना कभी वोट नहीं बदला और जीवन में कभी अपना कितनी भी मायावी चीज़ें सामने आ जाए कभी अपना पासपोर्ट नहीं बदला। जबकि मेरी वाइफ का पासपोर्ट कैनेडियन गुजराती पासपोर्ट है, उनके पिताजी 70 साल से कैलगरी में रह रहे हैं। मैंने कहा कि आप अपना पासपोर्ट रखिए, मेरा अपना पासपोर्ट रहेगा, क्योंकि मुझे अगर ससुराल भी जाना है तो मुझे वापसी का टिकट फिल्मों की तरह पहले चाहिए, तभी मैं आ पाऊंगा। नहीं तो मैं अब, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सातों समंदर में कोई भी ऐसी धरती है जो राज्यपाल को घर तो दे सकती है, लेकिन आनंद प्राप्ति इस मिट्टी में है जिसमें प्रयागराज का मेला है जिंदगी में, कांस्य फिल्म फेस्टिवल की
जो है पूरा क्रिएटिविटी का कुंभ है, और भारत रंग महोत्सव हमारे दिल्ली का जो है थिएटर का कुंभ है। हम इन मेलों में विश्वास करते हैं, हम सब गलियों में विश्वास करते हैं, हम खुद गलियों के हैं। खैर, उसके बाद में आज पाई मात्रा विराम की जो भी आप लोग, क्योंकि हमने टाइटल भी दिया है आओ मिलकर पता लगाएं। एक अता पता लापता हो गया था, मैं भी उसकी तलाश में हूं, आप भी तलाश करिए। और जो भी उन वीडियोस में कि इसमें पाई मात्रा और विराम का भी फर्क नहीं है, आपने वीडियो देखे होंगे, तो उन वीडियो के लिए मुझे आज आपके सामने आना पड़ा है। तो बोलते हैं कि दसों दिशाएं, तीनों लोक, चारों भुवन, पंच परमेश्वर, पंचम वेद, कला वेद, 6 शास्त्र, 7 चक्र, अष्ट सिद्ध नवनित के दाता, असवर दीन जानकी माता और 9 चंडी माता और 9 ग्रहों, विजय दशमी के इस ब्रह्मांड में जो भी आज जवाब दूंगा तो पाई मात्रा और विराम का जवाब दूंगा। बाकी देश हमारा है, मीडिया हमारी है, पब्लिक हमारी है, कानून हमारा है, हम आपके हैं। ना हम कभी गायब थे, ना गायब हैं, ना गायब रहेंगे। खैर, पहला एग्रीमेंट जब हुआ 2010 में हुआ, 5 करोड़ का 8 करोड़ जाना है रिलीज के बाद। 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद एक दूसरा एग्रीमेंट आ गया। वहां पे मेरी वाइफ ने बोला आपने एग्रीमेंट पढ़ा? तो मैंने कहा कि 5 करोड़ रुपया आ चुका है, एग्रीमेंट में यही तो लिखा होगा कि 5 करोड़ का 8 करोड़ जाना है फिल्म के रिलीज के बाद। उसके बाद में जो भी घाटा मुनाफा है वो राजपाल यादव का है। तो मैं उसी ऑफिस में मैंने जस्ट पूछा कि माधव भाई ये अपने जो अपना क्या बोलते हैं एग्रीमेंट है, इसमें जो अपनी बरबली बात सन एंड साइंड होटल में आपके हमारे मिथिलेश जी के बीच में हुई है वही है ना सब कुछ? आपके सीए भी आए थे। तो मैं इस ब्रह्मांड को साक्षी मान के दत्ता की आज तक नहीं तो ऐसे उठे और इस कुर्सी को लात मारी कि तुम मेरे छोटे भाई हो, ये मेरी बहू जैसी है, इसको कुछ पता नहीं है, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अगर 5 करोड़ क्या 50 करोड़ का भी बीच में अगर हमारे आपके बीच में कोई मसला आ जाएगा तो 50 करोड़ को लात मार दूंगा, लेकिन भाई पे आंच नहीं आने दूंगा। ये था 2010 जुलाई का बयान, जिसमें मेरे कान गवाह, मेरी आंखें गवाह, मेरी वाइफ गवाह, सारे लोग गवाह, मेरा छोटा भाई गवाह। उसके बाद मैं चला गया प्रयागराज, कोई फंक्शन था, फंक्शन से लौट के आया, 5-6 महीने में एग्रीमेंट मांगता रहा। अब हमारी फिल्म, हाँ दूसरी चीज, 5 करोड़ रुपए जो फिल्म में आए, उसी बरा में 303 ऑफिस है था उस समय, उसमें 70% फिल्म हमारे सारे टेक्नीशियन गवाह हैं कि उन्होंने पहले दिखाई थी। 70% फिल्म बन चुकी थी, जिसमें 15-16 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका था। 5 करोड़ और 5 करोड़ 10 करोड़ की और जरूरत थी। 5 करोड़ के लिए इन्होंने कहा कि भाई आपके बहुत लोगों का पैसा लगा है, क्योंकि जेन्युइनली एक फिल्म बनती है तो 10 लोगों का पैसा लगता है, और मैं फिल्म करता हूं तो फिल्म के लिए पैसा ले रहा हूं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्शन के लिए, लोगों के घर चले, उसके लिए मैंने नियत बनाई थी कि मैं सबको काम कहाँ दिलवा सकता हूं। तो जिनके पास काम नहीं, मेरे परिवार के ही लोग या मेरे दोस्त थे लोग, वो लोग सब इसमें काम करें, अपनी रोजी रोटी कमाएं। नंबर 2, अब क्या हुआ, 1 साल के अंदर, वो एग्जैक्ट डेट तो हमारे लीगल आपको बताएंगे, दूसरा एग्रीमेंट आ गया। बोले फिल्म 6 महीने लेट हो गई है, 5 का 9.5 करोड़। तो हमने कहा कैसा कर रहे हो, फिल्म बहुत, अब तो बिल्कुल फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने वाली है, पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि इतना ब्रॉडवे टाइप थिएटिकल है मामला, पता नहीं है सफल होगा कि असफल होगा, लेकिन इंडिया वीडियो, सैटेलाइट चैनल, दूरदर्शन, फलाना ढिमाका, क्वालिटी, आपका एक एक पैसा वापस होगा। इन्होंने 9.5 पे हमारा एग्रीमेंट साइन करा लिया। बोले थोड़ी लेट हो रही तो पैसा निपटाओगे तो 7.5 ले लूंगा 8 का, लेकिन अभी 9.5 पे कर दो। आ गई 2012, माननीय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक कागज हमें इशू, फिल्म पे हमारी शाहजहांपुर के प्लॉट पे 5.5 देके हमें 9 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। मैंने इनको तुरंत फोन किया, हमने कहा खुशखबरी, लोन भी पास हो गया। 22 तारीख को म्यूजिक रिलीज कर रहा हूँ और 12 अक्टूबर को फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, और ये अब इसमें जो भी है वो देश के सामने है। अब फिल्म या तो अच्छी बनती है, बुरी बनती है। फिल्म अच्छी
सब अच्छे लोग होते हैं, जब चल जाती है तो सब बुद्धिमान होते हैं, जब नहीं चलती है तो सारे बुद्धू हो जाते हैं। ये आज का नहीं 100 साल का फिल्म का क्यों क्रिएटिव काम है। सर 2012 जुलाई में एक एग्रीमेंट हमारे पास, हमारे ऑफिस में गोरेगांव बंगलो था उस समय पूरा, आप आ गए, बोले 11 करोड़ 10 लाख पे साइन कर दो। मैंने कहा क्या कर रहे हो, अभी तो 22 सितंबर को तो रिलीज है, 22 सितंबर को माननीय बच्चन साहब से लेके सब लोगों का निमंत्रण रंग शारदा पूरा बुक हो चुका है। आप निश्चिंत रहिए, आप मेरे रोहेलखंड शाहजहांपुर के हैं, शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है। राजपाल 50 करोड़ के लिए भी टूट नहीं सकता है, राजपाल उसको फेस कर सकता है। तो 5 करोड़ की जो मेरे ऊपर लगातार कि मैं रोया, कि मैं घिघियाया, कि मैं ये किया, जबकि इनको भी पता है कि मेरे गांव में 2005 से पहले 5 करोड़ के तो ईंटें नीचे बेस में लगी हैं जिसपे हमारा मकान खड़ा कर पाए, क्योंकि पूरे गांव का एक अलग ही वो था जिसमें जो भी मकान बनवाते उसमें थोड़ी मिट्टी डलवा के ही मकान बनवा सकते थे। तीसरा एग्रीमेंट 2012 में आया तो 11 करोड़ 10 लाख रुपए उसमें लिखे थे, और विश्वास करिए मेरी वाइफ और सबका मुंह उतर गया, लेकिन हमने कलेजे पे हाथ रख के ये बोले कि 7.5 भी ले लूंगा, लेकिन आप कर दो। ये थोड़ा होता है मतलब हमारे सीए और हमारे इनको दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। अब आप रखो, मैं हूं ना आपके साथ। मैंने 11 करोड़, मैंने कहा जब आपके 8 करोड़ निपटने हैं तो 9.5 करोड़ निपटने हैं। फिल्म कमाएगी तो 11 करोड़ भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिल्म का कुछ भी हो ये गारंटी मेरी है कि 5 का 8 करोड़ आपको मैंने बोला है, वो मैं आपको यहां से लेके कहीं बोलोगे, अपनी जमीन बेच के देनी पड़े वो दूंगा, लेकिन आप बार बार मत परेशान करो। 40 लाख रुपए उस समय इनको दे दिया गया। 40 लाख रुपए दिया, तब हमने फिल्म की म्यूजिक रिलीज अनाउंस की। इनको बोला कि आप आइए, मिथिलेश जी भी आए, ये बोले ठीक है तो बहुत बढ़िया होगा। 22 तारीख आई, एक झमाझम, आप लोगों गूगल पे चले जाइए, म्यूजिक रिलीज ऑफ अता पता लापतर, रिलीज बाय अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब स्पीक अबाउट राजपाल। मैं आपका टाइम ज्यादा 5 मिनट का वो पूरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा। उसमें ये गलती हो गई हमसे 23 सितंबर को। क्या हुआ, इतना बड़ा मेरी जिंदगी का फंक्शन हो रहा था, मैं 87 से लेके और 2012 तक कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, चाहे वो हमारा आयुध वस्त्र निर्माणी हो, चाहे वो कोरोनेशन आर्ट थिएटर हो, भारतीय नाट्य अकेडमी हो, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, या मेरे डीडी वन का पहला एक्शन बोलने वाले दयाल लेलानी जी हो, ऐसे हमने 10 लोगों को उस सेरेमनी में बुला लिया। सेरेमनी झमाझमी, बच्चन साहब ने उनको माला पहना दी, सबको सम्मानित कर दिया। ये मेरी जिंदगी का अगर गुनाह है तो लड़ाई यहीं पे है। यही मैं पिछले 10 साल से, क्योंकि अगर ये पाई मात्रा विराम नहीं आता तो शायद मैं आपके सामने बैठा नहीं होता। ये क्या हुआ, 23 सितंबर को मेरे पर्सनल सेक्रेटरी थे मेहुल को एक फोन आता है कि मैं शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ, माधव गोपाल बोल रहा हूँ, कर लिया सब नन्हुओं को। ये शब्द, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग नहीं थी तो यही शब्द होते हैं कि सब नन्हुओं को माला पहनवा के बच्चन साहब से खुशी मिल गई। अरे मैंने कहा, मेरा सगा बड़ा भाई जिसने मुझे ट्यूशन पढ़ा के बड़ा किया, वो सेरेमनी में बैठा था, उसको माला नहीं पहनवाई। हम लोग तो पार्टनर हैं, क्योंकि आप हमारे इन्वेस्टर, आपको रिलीज के बाद पहला पैसा तो आपको मिलना है। तो अगर आप यहाँ होते तो आप भी होस्ट कर रहे होते। अगर आप बोलते माला, मेरा कुछ नाम हो जाता शाहजहांपुर की गलियों में, तो मैंने कहा बिल्कुल आप आए क्यों नहीं, क्योंकि आपको तो 8 दिन पहले से मैं लगातार मैंने बताया कि मिथिलेश जी आप आइए, तो आप नहीं। अगर हम लोग पार्टनर थे तो मुझे नहीं लगता अपने घर में किसी मेहमान को बुला के मुंह मियां मिट्ठू होना। मैंने अपने लिए भी माला नहीं पहनी। और ये उसमें एक रिक्शा वाला है, एक गली गली सेल्समैन सामान बेचने वाला है, एक नौकरी करने वाला है, एक आर्ट डायरेक्टर है, एक दयाल लेलानी जी डायरेक्टर है, जिसमें पहली बार उन 10 लोगों को, सबों लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है।
लेकिन 10 लोगों सबों को तो माला नहीं पहना सकता, 10 लोगों को माला पहना सकता हूं। उनका चुनाव किया है, आप क्यों इसको इतना बुरा मान गए? बोले 1,500 करोड़ का आदमी हूं उस समय, क्योंकि मेरे कान कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। दुनिया की किसी भी मशीन में मैं खुद एग्जाम देने के लिए तैयार हूं। 1,500 करोड़ का आदमी हूं। अब तो छोड़ दो, आधा पैसा मिथिलेश जी का लगा है, आधा मेरा लगा है, और अब तो तुम छोड़ दो, अब तुमसे कोर्ट में मिलता हूं। जुलाई 2012 में तीसरा एग्रीमेंट बना, जिसके अगस्त में, जिसके तारीख है, प्लीज प्लीज आप सब लोग उसमें जाके फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इसके चेक दिए हुए थे, इसके चेक दिए हुए थे। 1 महीना बाद फिल्म रिलीज है। जैसे 22 तारीख को हुआ और पता लगा कि फिल्म स्टे हो गई माननीय हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट में स्टे होने के बाद में मैं वहां पहुंचा, मैंने अपनी जो है प्रार्थना रखी। मेरी फिल्म में मैंने उस समय भी बोला इनका 5 करोड़ रुपया पड़ा है, लेकिन ये बोतल जो बनी है ये 20-22 करोड़ की बनी है। इसमें अगर आप गुस्सा भी हो तो आपको जब तक, क्योंकि पब्लिक में आनी है ये, तो इसको आप मार्केट में पहले क्यों, क्योंकि 5 करोड़ आपका डूब जाएगा, मेरा इसमें 15-16 करोड़ डूब जाएगा। अरे तुम 4 करोड़ की फिल्म नहीं आप बात कर रहे हो, ये मेरे से कहा गया। और पता लगा कि जैसे ही वो माननीय हाई कोर्ट ने हमें फिल्म रिलीज करने का आदेश दिया, 12 अक्टूबर 2012 की रिलीज थी। पीवीआर उसको पूरा पैसा पीवीआर में जमा कर दिया था, 1200 प्रिंट रिलीज होने थे। उससे पहले फिर माननीय हाई कोर्ट तो झेल गया, वहीं पे पता लगता है दूसरा एक फिल्म को नेस्तनाबूद करके मुंबई में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शायद इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम 20-25 साल से जानते हैं, शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जिसमें माननीय अशोक सरोगी साहब के संचालन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो उन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला है। और उसमें राज्यपाल ने किया फ्रॉड, राज्यपाल ने लिया लोन, राज्यपाल ने कर दिया एक व्यापारी के साथ ठगा, राज्यपाल ने पैसे निपटाने से पहले फिल्म। और पता लगता है कि दोस्तों ये पानी की बोतल है, इसमें 5 लोगों 10 लोगों का पैसा लगा है, और एक पैसे ने 9 लोगों का पैसा उल्टा चढ़वा दिया, अपना तो डूबा ही। और फिल्म आप 2 नवंबर को 2012 को रिसर्च कर लीजिए, जो 1200 थिएटर में रिलीज होनी थी, 190 थिएटर फिल्म रिलीज नहीं हुई। 24 घंटे के अंदर वो फिल्म को उतारना पड़ा, 24 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया, फिल्म उतर गई। राज्यपाल की पूरे देश दुनिया में बदनामी। मैं सोच रहा हूं कि जो आदमी अपनी दाल चावल रोटी की इंतजाम शाहजहांपुर में करके आया था, अपने गांव में करके आया था, मुंबई में तो अपनी कला की भूख, राजपाल यादव के लिए कभी भी कला पेशा नहीं है, न थी न होगी। राज्यपाल की कला राज्यपाल की पेशगी है और राज्यपाल का पैशन है। कला एक विज्ञान है, और मैं इस विज्ञान का 100% 2026 में भी 1997 में I was a known struggler. In 2026 I am well known beginner. एक चीज सर, बस 5 मिनट और ये लेना चाहूंगा। ये 2013 के यहां तक ये किस्सा हुआ, तो मैंने 5 करोड़ जो रुपया लगाए, इनके 5 करोड़ वो सब में दिखाए और बाकायदा खर्चा है। थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि मेरे ऊपर ये भी इल्जाम लगा कि वो फिल्म तो बहुत छोटी है। 2-2, 2.5 मिनट के मैं वर्टिकल के रूप में लगभग 10-20 वो कटवा रहा हूं। उसमें आपसे ये सहानुभूति नहीं चाहिए कि फिल्म कैसी है। फिल्म तो गंदी अच्छी हो सकती है, लेकिन इस बात को जरूर जज करना कि इसमें जो मैं 20-22 करोड़ रुपया बोल रहा हूं लगा है कि नहीं लगा है। 2013 जैसे ही आया, 2013 के बाद में 2014 में हमारी जो 3 दिन फिल्म ना चले तो लोग पूछते नहीं है। 2012-13 में ये काम शुरू हुआ और 14 में मुझे राइट्स मिले 1.25 साल के बाद कि आप अपनी फिल्म चाहो बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो कर सकते हो। 2014 से टेक्निकली रूप से
माननीय हाई कोर्ट में, क्योंकि मैं हाई कोर्ट अपने देश का कानून कल भी रिस्पेक्ट करता हूं, करता रहूंगा, और माननीय हाई कोर्ट जो भी हमें आदेश देगा राज्यपाल उसके लिए खड़ा मिलेगा। लेकिन मैं जो ये बात कर रहा हूं कि मेरा इंटेंशन और ये पाई मात्रा और विराम का इंटेंशन क्या था, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो हमारा आपके सामने यहाँ बैठना सार्थक हो जाएगा। प्लीज 2014 से लेकर 2016 तक ये चेकों का मामला आप समझा दीजिए प्लीज। दोस्तों बेसिकली हम यहाँ क्यों बैठे? हेलो दोस्तों, बेसिकली हम आज यहाँ क्यों बैठे? क्योंकि ये केस 2012 से चल रहा है और 2016, 2016, 2026, ये 2026, 12, 16, 26, ये 3 डेटें कम से कम आप लोग की, अभी भी ये केस सब जुडिस है, तो हम फैक्ट्स के ऊपर जो कोर्ट में है उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम कम से कम हमारे यहाँ बैठने का कारण आपको ज़रूर बताएंगे। और हमारे यहाँ बैठने का कारण जो इसके अंदर शिकायत करता है माधव गोपाल वर्मा जी, उनकी माधव गोपाल जी, इन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर एक इंटरव्यू हाफ एन आवर, आधे घंटे का जो एक इंटरव्यू उन्होंने पोस्ट किया है जो कि बहुत वायरल हो रहा है, हम वही कारण है जिसकी वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं। जिसके अंदर उन्होंने जो भाई साहब ने शब्द बोले राज्यपाल जी ने कि कई बार यह भगवान की कसम और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जजेस के नाम ले लेकर के और कोर्ट का नाम ले लेकर के ये कहा है कि इन जो भी वो कह रहे हैं उसमें किसी भी मात्रा, पाई और विराम का भी अंतर नहीं है। हम उसका खंडन करने के लिए बैठे हैं। हम आपके सामने वो फैक्ट्स रखेंगे, वो सच रखेंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मात्रा, विराम ही नहीं, अक्षर से अक्षर उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने माननीय कोर्ट का नाम लेकर के, जस्टिस साहब का नाम लेकर के कि झूठे फैक्ट्स आप लोगों के सामने परोसे हैं और इनको बदनाम करने की कोशिश की है। आज 14 सालों के बाद हमें आप लोगों के सामने कम से कम आके ये बात और फैक्ट्स, जो कि हमारे पीछे टाइटल भी है कि आओ पता लगाए सच्चाई क्या है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है 10 करोड़ लिए, किसी ने कहा 20 करोड़ लिए, किसी ने कहा राज्यपाल जी ने फ्रॉड किया। तो कम से कम मैं चाहता हूं कि एक बार वो उनका जो वीडियोस उन्होंने पोस्ट की है उसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताऊं, और जो फैक्ट्स हैं वो मैं लेके आया हूं। हम सिर्फ अपने मुंह से जवानों से बात नहीं करेंगे, हम जो भी आपसे बात करेंगे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद हम आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी देंगे, हम आपको साक्ष्य देंगे, हम आपको एविडेंस देंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो पहली बात कही कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने इस फिल्म में लोन दिया। ठीक है, लोन दिया, वो एग्रीमेंट जो पहला एग्रीमेंट कराया उसके बारे में राज्यपाल जी ने आपको बताया होगा। पहला एग्रीमेंट में 5 करोड़ के वो 8 करोड़ रुपए ले रहे थे। 3 करोड़ रुपए 11 महीने का ब्याज था। आप मुझे बता दें हमारे हिंदुस्तान के किस कानून के अंदर 60% का ब्याज लगता है? क्या किसी लोन एग्रीमेंट में 60% का ब्याज है? वो रो रो के कह रहे हैं कि उनके भी लोन चल रहे हैं। अगर अग्रवाल साहब एक हमें अपना एग्रीमेंट दिखा दें जिसमें वो 60% का ब्याज भर रहे हैं किसी बैंक को या किसी पर्सनल आदमी को, तो हम मानेंगे उनकी बात में मात्रा और विराम का भी सच्चाई है। 60% का ब्याज, ये इन्वेस्टमेंट, ये लोन, ये पैसे जो लगे इस पिक्चर में, मैं अभी आपके सामने ही रखूंगा ये फैक्ट्स, जिससे ये साबित होगा कि ये सिर्फ पैसा लेना या पैसे का लेन देन की बात नहीं थी, ये उससे कुछ आगे थी। ये वो एक षड्यंत्र था जो राज्यपाल जी के साथ हुआ। काइंडली देखें, जो दूसरी बात उन्होंने कही कि जैसे ही उन्होंने ये एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए, मैं आपको फैक्ट्स के बाद आऊंगा, ये मैं अभी जो उन्होंने अपनी वो एक इंटरव्यू दी है उस इंटरव्यू के जो फैक्ट्स उन्होंने रखे हैं, पहली बात तो उन्होंने ये कही है उसके अंदर कि जो 21/4/2013 को एग्रीमेंट हुआ उसमें जो चेक बाउंस हुए ये उसका मामला है और ये वही मामला अभी माननीय हाईकोर्ट में लंबित है। ये बात सरासर गलत है। 21/4/2013 को जो एग्रीमेंट हुए वो सिर्फ 5 चेक दिए गए थे 10 करोड़ रुपए के लिए। उन 5 चेकों का आज तक कोई भी चेक बाउंस का केस किसी भी कोर्ट में न दाखिल किया गया न लंबित है।
जो चेक फाइनल कंसेंट एग्रीमेंट के बाद दिए गए 21/4/2013 को, उसका कोई भी केस, मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई भी केस किसी भी अदालत में अभी लंबित नहीं है। ये जो केस है जो अभी माननीय कोर्ट में चल रहा है वो 2012 के थर्ड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के चेक्स हैं, और वो किस तरीके से उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, कहां से उन्होंने ये सारी चीज शुरुआत की, वो मैं भी आपको ब्रीफ करूंगा। उसके बाद उन्होंने जो और मुख्य बातें इसमें कही हैं कि उन्होंने कभी भी राजपाल जी को जेल भेजने के लिए कोर्ट से अनुग्रह नहीं करा, या कोर्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करी कि इनको जेल भेजें। ये बात भी सरासर झूठ है। हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, हम आपको ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर देंगे, जिसमें साफ साफ उनके वकील ने, उनके काउंसिल ने, जब ये पैसे की देनदारी के लिए किसी सिक्योरिटी को लेके गए थे, जिसने अपनी संपत्ति वहां कोर्ट के सामने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी के वो रखे, और रख के कहा कि साहब हम इनका पैसा जो भी है 1-2 महीने में पूरा क्लियर कर देंगे, जो भी इनका डेप्थ है, लेकिन और आप इनको कम से कम फ्री करें। क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने जब एग्जीक्यूशन शुरू हुई, हम आएंगे पीछे थोड़ा सा उस पर फैक्ट पे, राजपाल यादव जी के सारे खाते सीज कर दिए थे, इनके सारे पासपोर्ट जमा थे, इनकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी अटैच थी, और इन पे ये बंदिश थी कि ये अगर कहीं भी किसी से भी कोई भी पिक्चर का समझौता करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं तो उसका जो भी पैसा है वो उस एग्जीक्यूशन में लगाएंगे। तो उससे निकलने के लिए 2018 में ये लेके गए थे, वो तो आएंगे उस पर, फैक्ट्स एक बार उनके सामने रखते। 2018 में ये लेके गए थे, लेकिन ये उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और जेल भेज, इनको जेल भिजवाना की उन्होंने रिक्वेस्ट करी, और वो एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा। और तो बेसिकली ये जो उन्होंने अपना ये अभी एक इंटरव्यू दिया, उसमें जो 2 बातें उन्होंने रखी, एक कि उनकी कभी कोई मंशा नहीं थी राजपाल यादव जी को जेल भेजने की, ये सरासर झूठी है, उसके सबूत हम आपको देंगे। उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स हैं, उनके वकीलों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया, उन्होंने कहा इनको जेल भेजें, और एग्जीक्यूशन का और कोई मोड उन्होंने नहीं सुझाया उसको सेटिस्फैक्शन के लिए, इसलिए वो केस वहां खत्म हो गया 2018 में। उसके बाद इन्होंने 3 महीने की जेल की सजा काटी, किसकी वजह से? ये तो लेके गए थे सिक्योरिटी, आज भी लोगों ने अगर सहयोग न दिया होता तो शायद आप जेल में रहते। अब जो दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो ये केस चल रहा है, ये 21/4/2013 के जो चेक्स माननीय हाई कोर्ट के अंदर दिए गए, ये उससे रिलेटेड मसला है, ये भी सरासर झूठ है। अब इसके जो फैक्ट्स है वो मैं आप लोगों के सामने एक बार रख रहा हूं, इसके डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। देखें, इसमें 20 मई 2010 को एक 5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया जाता है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, और उसके अंदर काफी सारी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन जो उसका एसेंस था, जो मेन बात थी उसकी, ये कि ये जो 5 करोड़ रुपए उसके अंदर लगाए गए हैं पिक्चर के अंदर, जो इनकी पहली प्रोडक्शन फिल्म श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, राजपाल यादव जी को नहीं दिया गया था। ये पैसा श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खाते में आई थी, और मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते से आई थी। इस पैसे को 5 करोड़ रुपए जो इन्होंने लगाया था, इसका एसेंस ये था कि ये पैसे प्रोडक्शन और रिलीज के लिए दिए जा रहे हैं। उसमें 4 जगह ये बातें लिखी हुई हैं कि ये प्रोडक्शन और रिलीज के लिए दी जा रही है, और 10 चेक दिए गए, और 31/3/2011 का इसका उन चेकों का ड्यू डेट था। तो ये 11 महीने का लगभग एग्रीमेंट था। 5 करोड़ के 60% के लगभग से उन्होंने ब्याज लगा करके 11 महीने का ये 8 करोड़ लेना था। किसी कारणवश ये पिक्चर उस टाइम तक कंप्लीट नहीं हो पाई, तो फिर एक फर्स्ट सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, ये सब कंटिन्यूएशन में है, ये एग्रीमेंट सब एक ही चीज के लिए की गई है और एक के बाद एक की गई है। अगर उनकी मंशा ये थी कि अगर पिक्चर उनका पैसा उनको चाहिए था तो ये दूसरी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करते ही नहीं। उन्होंने उसके बाद पहली सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट 21/9/2011 को की, जो कि ये रकम जो 5 करोड़ थी, अब उन्होंने वो बढ़ा के 9,38,06,332 रुपए कर दी, क्योंकि इनकी भी पिक्चर ऑलमोस्ट बनके रिलीज होने के कगार पे थी। तो ये इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, अगर हम 8 दे रहे हैं तो हम आगे भी पैसे दे सकते हैं। इस एग्रीमेंट में भी इंटरेस्ट जो था
ये 3 महीनों के लिए जो इंटरेस्ट लगाया गया 1,38,06,332 रुपए लगाया गया। और इसमें 6 चेक्स दिए गए। जो पुराने 2010 के एग्रीमेंट में जो चेक दिए गए थे ओरिजिनल में, वो वापस कर दिए गए। ये फ्रेश चेक्स दिए गए 6। अब ये जो चेक है इसका ड्यू डेट्स था 31/12/2011। अब इस 31/12/2011 तक भी ये पिक्चर कंप्लीट नहीं हो पाई, तो एक और एग्रीमेंट इसके बाद सेकंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट 4 अप्रैल 2012 को किया गया। और इसमें ये जो रकम 5 करोड़ की थी, इसमें ब्याज वगैरह लगा के उन्होंने ये रकम 10,72,52,745 रुपए बना दी। अब ये जो सेकंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था, इसमें 30 अप्रैल 2012 तक का उन्होंने इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ जोड़ के ये बनाया था। ये फिर 6 महीने के लिए था। इसमें फिर से 11 चेक दिए गए। और जो 2000 फर्स्ट सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के चेक्स थे, जो 6 दिए थे, वो वापस कर दिए गए। अब यहां से देखें, जहां से षड्यंत्र शुरू होती है, जो भाई साहब ने भी बताया कि 9 अगस्त 2012, ये बहुत जरूरी है डेट। इसमें क्योंकि वो पिक्चर जो सेकंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था वो 30 सितंबर 2012 तक का था, तब तक कंप्लीट नहीं हो पाई, तो एक और एग्रीमेंट किया गया जो कि थर्ड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट कहलाया। ये थर्ड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में जो 5 लाख की रकम थी, वो बढ़कर 11,10,60,350 रुपए बन गई। अब आप देखें, ये लोन है, और ये हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। ये सब 60% का ब्याज, 5 करोड़ के 11 करोड़ पैकेज बनाते जाते। और पैकेज, वो तो फंसे हुए थे, वो तो देंगे, वो एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन इन्हें उससे भी समस्या नहीं थी। इन्होंने साइन किया, इन्होंने कभी उससे इनकार किया नहीं। लेकिन समस्या कहां शुरू हुई? षड्यंत्र हुआ ये जो थर्ड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया गया यहां से। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और यही है वो चेक्स, यही है वो सब जुडिस चेक्स जो अभी ऑनरेबल कोर्ट में है। तो इसलिए इस पे ज्यादा मैं फैक्ट्स पे बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको इसके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताऊंगा। इस एग्रीमेंट के तहत 8 चेक दिए गए थे। पहला चेक 60,60,350 रुपए का, और उसके बाद और 7 चेक 1.5 करोड़ रुपए के दिए गए थे। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये 60,60,350 रुपए थे, जब ये थर्ड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया गया 9 अगस्त 2012 को, तब तक 40 लाख रुपए माधव गोपाल जी को ऑलरेडी राजपाल जी ने दे दिए। इसीलिए ये एग्रीमेंट हुआ। ये किसी के रोने धोने यहाँ पे आकर के ये जो जिस तरीके से उन्होंने ये सारी अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि हम वहां रोए, आंसुओं से रोए, और ये सारी बातें झूठी हैं। कोई आदमी आंसुओं से भी रो रहा है, और 5 करोड़ के 9 करोड़ और फिर 10 करोड़ और फिर 11 करोड़ भी बना रहा है। ये दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती हैं। या तो वो आंसुओं से रो रहे थे, या राजपाल जी आंसुओं से रो रहे थे। ये आपको ये कागज बता रहे हैं कि कौन आंसुओं से रो रहा था। अब इसकी जो मुख्य बातें थी कि इस चेक के अंदर तब तक, क्योंकि सितंबर, ये अगस्त 2012 के एग्रीमेंट है, सितंबर 2012 में इनकी म्यूजिक लॉन्च होनी थी, जो कि इन्होंने बताया अमिताभ बच्चन साहब लॉन्च करने वाले थे, और अक्टूबर 2012 में फिल्म रिलीज की डेट तय हो गई थी। ये सारी बातें इनको पता थी बहुत अच्छे से। इसीलिए ये सारे चेक्स जो दिए गए, इनका जो ड्यू डेट्स हैं वो 15 जनवरी 2013, 31 जनवरी 2013, 16 फरवरी 2013, 18 फरवरी 2013, 21 फरवरी 2013, 25 फरवरी 2013, 28 फरवरी 2013, ये ड्यू डेट्स थे चेक्स के। अब इन्होंने क्या किया? अब ये षड्यंत्र देखे कहां से शुरू होता है। जैसे इन्होंने ये एग्रीमेंट किया अगस्त में, सितंबर में माधव गोपाल अग्रवाल जी माननीय हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, ये कहते हुए कि साहब हमने तो ये एग्रीमेंट किया है, हमारे पैसे दिलवा दिए जाएं। जिसकी ड्यू डेट, जिन चेक्स की ड्यू डेट अभी आई भी नहीं थी, ये चेक अभी बाउंस भी नहीं हुए थे, उन चेक्स की रिकवरी के लिए वो सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए कि हमें ये पैसे के राइट, इनके फिल्म की राइट या तो हमें दिला दिया जाए। और माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि राइट्स की तो यहाँ पे जो बातें उनको नोटिस करने के बाद उनको आग्रह किया कि आपको तो पैसा चाहिए। उन्होंने कहा हाँ जी हमें ये पैसा चाहिए।
इस एग्रीमेंट की तय समय से पहले हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने रिकवरी सूट फाइल कर दी। अब इन्हीं चेक्स को, जो ये रिकवरी सूट उन्होंने 2012 में फाइल करते ही इनको नोटिस हो गया अक्टूबर में, क्योंकि पिक्चर 12 अक्टूबर को रिलीज होनी थी। वहां इनसे एप्लीकेशन दे करके उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ये अंडरटेकिंग दे देते हैं लिखित में कि जो चेक इन्होंने 2012 को ये दिए गए हैं ये क्लियर हो जाएंगे, तो हम इनकी मूवी रिलीज कर देंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इन्होंने अंडरटेकिंग दे दी। अब अंडरटेकिंग में इनको ये नहीं मालूम था कि अंडरटेकिंग देने के बावजूद इनकी पिक्चर रिलीज नहीं होगी। अब जैसे इन्होंने अंडरटेकिंग दी, उसमें ये बात आ गई कि आप अब जब तक ये 7 करोड़ रुपए तक चेक क्लियर नहीं होंगे, ये मूवी फिलहाल इसके राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और जो भी इसके टेक्निकल चीजें हैं, जो राइट्स वगैरह होते हैं, वो इनके पास नहीं थे, उस पर तब भी रोक थी। वो राइट्स इनको 2014 में जाके मिले, 1.5 सालों के बाद। ये अपनी पिक्चर जिसमें इनके अपने खुद के भी पैसे और बाकियों के भी पैसे लगे हुए थे, माधव गोपाल वर्मा जी अग्रवाल जी के सिर्फ 5 करोड़ रुपए थे। 5 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने 22 करोड़ की पिक्चर को जेपडाइज कर दिया। उसके आगे अब आगे देखें, अब इसमें क्या हुआ। जैसे ही ये कोर्ट में आया ये मामला, इन्होंने अंडरटेकिंग क्योंकि फेल हो गई, पिक्चर ऑब्वियस रेवेन्यू कलेक्ट होके आनी थी, पिक्चर रिलीज हो नहीं पाई, तो वो अंडरटेकिंग में जो कमिटमेंट्स थी, ये चेक जो जनवरी के थे, ये क्लियर नहीं हो पाए। इसमें जैसे हुआ, मैंने इनसे जनवरी में गया, मैंने कहा आपने तो बहुत गड़बड़ कर दिया, आपने सारी फिल्म अब इंडिया वीडियो सैटेलाइट चैनल, आपने 5 करोड़ के चक्कर में बदनामी भी कर दी, फिल्म भी रिलीज नहीं हुई। एक काम आप और करो, आप हमें 6 महीने, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप हमें 6 महीने दीजिए। आपके जितने भी ये चेक हैं, इनको मैं अगले 6 महीने में आपके कर दूंगा सम्मानित। जो फरवरी मार्च के हैं उसमें आप हमें 6 महीने टाइम, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दीजिए, और 10 करोड़ 40 लाख रुपए पे हमारा तीनों लोगों का, इन लोगों का 10 करोड़ 40 लाख पे एक वो हुआ कि 10 करोड़ 40 लाख पे निपटा दो। 40 लाख दिए थे, 10 करोड़ पे आके जो 2014 में हम लोगों को जी। तो जैसे भाई साहब ने बताया, राजपाल जी ने, इसके आगे जब हाई कोर्ट में ये मामला आया तो फिर से जो ये चेक्स दिए गए थे, ये तो चेक फरवरी 2013 तक के थे, ये तो हम 2018 अगस्त अक्टूबर 2012 में बैठे थे। इन्होंने फिर एक कंसेंट एग्रीमेंट किया, इन्हीं की कंटिन्यूएशन। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण है, जिसकी बात उन्होंने उस वीडियो के अंदर भी कही है। ये जो फाइनल कंसेंट एग्रीमेंट हुआ, ये हुआ था 21/4/2013 को। इस 21/4/2013 को ये ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए पहले दे चुके थे, तो ये तय हुआ कि 10 करोड़ 40 लाख रुपए दिए जाएंगे, और उसके एवज में क्योंकि 40 लाख पहले ही उनको जा चुका था, तो और जो बाकी 10 करोड़ थे उसके लिए 5 चेक माननीय हाई कोर्ट में इन्होंने दिए, ये कंसेंट एग्रीमेंट के। 60 लाख। अब ये जो कंसेंट एग्रीमेंट है जिसका हम खंडन अभी करने बैठे हैं, उनका ये कहना है कि इन्हीं चेक्स के बाउंस का केस अभी इनके ऊपर चल रहा है, जो कि सरासर गलत है। ये चेक्स जो फाइनल कंसेंट एग्रीमेंट के साथ दिए गए थे, इन चेक पे आज तक कोई भी 138 NI एक्ट के अंदर मुकदमा दाखिल नहीं किया गया। जो 2012, अब उससे भी जरूरी चीज क्या है, जो ये कंसेंट एग्रीमेंट है, इसके अंदर इन्होंने लिखा कि जो 2012 के हमने 8 चेक लिए हुए हैं, उसको हमने ऑलरेडी कोर्ट में डाल दिया है, क्योंकि वो सारे बाउंस हो गए थे और उसका मुकदमा NI एक्ट में आपका पंजीकृत हो गया है कटकड़ुमा कोर्ट में, जो कि सरासर गलत है। उसमें से 2 केस, जो 7 चेक थे, 8 चेक थे, तो 8 के अलग अलग केस उन्होंने करे। तो जो 2 केस थे, ये जो 21/4/2013 का कंसेंट एग्रीमेंट है, इसके बाद 2 केस फाइल किया गया 27/4/2013। अब आप देखें किस तरीके से ये षड्यंत्र किया गया इनके साथ।
कंसेंट में उन्होंने माना कि पुराने चेक्स में हमने केस डाल दिए, जबकि वैसा नहीं था। वो सारी कॉपी हम लेके आए हैं, अगर आप लोग को जरूरत होगी तो हम वो भी दिखाएंगे आपको। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद केस चलता रहा। इसी कंसेंट एग्रीमेंट के आधार पे कंसेंट डिक्री पास हुई 2016 में। 14, 15, 16 में डिक्री 16 में डिक्री पास होती है, और उस डिक्री के अंदर ये सारी बातें फिर से बहस के लिए आती हैं कि भाई आपने 2012 का भी केस किया हुआ है चेक्स के ऊपर, और 2013 कंसेंट डिक्री जो है उन्हीं मुद्दों को लेकर उस पे ये आपकी एक कंसेंट डिक्री हो रही है। तो इसमें क्या दोनों चलेंगे? माधव गोपाल अग्रवाल जी के वकीलों ने वहां पे ये माना, और उस ऑर्डर शीट के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि ये पैसा जो 2013 का एग्रीमेंट है, इसके हिसाब से अगर उनको मिल जाएगा तो वो पुराने केसेस को नहीं चलाएंगे, और वो पुराने के चेक्स जो हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं वो रिवाइव नहीं होंगे। उसके आधार पर माननीय हाई कोर्ट ने 2016 में एक कंसेंट डिक्री पास की। मतलब पंचायत कर दी पूरी तरीके से 2016 में। 2016 में अब आपकी ये 10 करोड़ 40 लाख रुपए की लायबिलिटी है। 40 आप दे चुके हैं, अब आपको ये 10 करोड़ रुपए देने हैं, और उसके अंदर यह भी साफ साफ लिखा कि इसकी जो रिकवरी होगी वो एग्जीक्यूशन पिटीशन में होगी। जमा कर चुका था। तब तक 1 करोड़ 54 लाख के आसपास पैसे चले गए। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 2016 में इन्हीं कंसेंट डिग्री के आधार पर, इसी कंसेंट डिग्री के आधार पर जो एग्जीक्यूशन उन्होंने फाइल की थी वो लगभग 2 साल चला। उसी की मैंने शुरू में आप लोगों को बात बताई कि 2018 में इनके सारे खाते, 16 से ही इनके खाते सीज, पासपोर्ट जमा, इनके ऊपर कंडीशन, इनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच। यहीं पे मैं 18 तक मैं अपने शब्दों में 1 सेकंड बता दूंगा क्यों। क्या हुआ जब 2016 में मुझे यह डिग्री पास हो गई तो मुझे ये बताया गया कि अब आपको टोटल 1040 जमा करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो पीछे का जो पैसा 1.5 करोड़ रुपया वो जो भी होगा वो जमा होके क्या हुआ कि 2017 आया, जैसे जुड़वा टू शुरू हुई, लंदन गया। सबसे पहले जो भी 15 लाख रुपया आया, सबसे पहले हमारे मैनेजर साहब हैं, उन्होंने तुरंत कोर्ट में भिजवाया। फिर क्या हुआ कि उस समय 2018 को, उससे पहले हमारे एक अनंत दत्ताराम लाड जी हैं, यहीं के हमारे मित्र हो गए थे, उन्होंने एक आइडिया दिया कि राजपाल भाई आप मेरे पार्टनर बन जाओ, आप मेरे प्रमोटर बन जाओ, मेरे पास में कुछ ज़मीन ऐसी है जिसको हम अगर 2-4 साल के लिए गिरवी या बेच भी दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने अपनी पूरे कागज लिए और वो 2018 30 नवंबर 2018 को हम लोग पहुंचे। हम बड़े खुश थे। माननीय आदरणीय हाई कोर्ट में राजीव साहे एंडिलो साहब जज थे, और बहुत वहां पे डॉक्टर सूरत सिंह एडवोकेट, भास्कर उपाध्याय जी और बहुत सारे वकीलों का जमावड़ा था। हम लोग ये पेपर रख रहे थे कि, और उनकी दत्ताराम लाड साहब की हमने पेशी की कि आप तो उन्होंने कह दिया कि इस ओरिजिनल पेपर है, इसकी वेरिफिकेशन करा लीजिए और ये आप इनको दे दीजिए। इनका 8 करोड़ हो गया, लगभग 840 के आसपास, शायद 2 करोड़ तो हम दे चुके थे, तब 191 हम दे चुके थे उस समय। ये बोले पुट हिम बिहाइंड द बार। मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं, एकदम अचानक पुट हिम बिहाइंड द बार। तो सूरत जी और अचानक वहां पे ये ऐसा आप आदेश पढ़ लीजिए, वहां बिल्कुल पंचायत की तरह काम, बहुत सारे वकीलों के बीच में, कि राजपाल यादव डिक्री हो चुकी है। दोनों पार्टियों का जब हो गया 1040, 2 लगभग उसने जमा कर दिए, बाकी वो जमा कर रहा है। ये ड्यूटी माननीय हाई कोर्ट की है, आपको पैसा दे, आप उसके लिए जेल मांगने लगे। तो अगर वो पैसा, वो उसने फिल्म के लिए पैसा, तो पैसा कमा के ही आपको देगा, और ये जिम्मेदारी माननीय हाई कोर्ट की है। तो आप अचानक जो है पुट हिम बिहाइंड द बार, ये लाइन बार बार बोल रहे हैं। तो बोले कि ये आपका समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पैसा चाहिए कि जेल चाहिए। तो बोले कि नहीं, जेल चाहिए। हमारे वकील हमें खड़े होके बोलने लगे कि आप, कि बोले डिग्री का जो भी है 3 महीने के जेल हम इनको डाल सकते हैं, लेकिन हम आपको, फिर आपको पैसा एक भी नहीं मिलेगा, पैसा निपट जाएगा इस 3 महीने में।
मैं एकदम मैंने कहा 3 महीने में तो मेरा कम से करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा कि जितनी हमारी ब्रांडिंग की जितनी वो सब पीछे हो जाएंगी। लेकिन वहां पे जब हुआ कि सब डन, मैं तैयार जेल के लिए हो गया, क्योंकि ये इन्होंने उसमें वो 2018 का वो प्लीज आप ऑर्डर पढ़ना, जिसमें इन्होंने कोई सेकंड ऑप्शन नहीं दिया और मुझे 3 महीने जेल भिजवा के और एग्जीक्यूशन, आगे क्या शब्द था वो, डिस्पोज ऑफ समथिंग फोरशेड, ये ऐसा एग्जीक्यूशन क्लोज कर दी। मैं 18-19 में निकला, 28 फरवरी 2019, 1 मार्च 2 मार्च को मैंने पूरे पेपर जमा किए। मैंने कहा कि माननीय ये पेपर लीजिए, मेरा सर्टिफिकेट लीजिए। वहाँ से मुझे कह दिया गया कि नीचे चले जाओ, यही जमा कर देना नीचे वाले कोर्ट में, क्योंकि तो हो गया है। तब तक कोरोना आ गया, 8 फिल्में शुरू हुई, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, सब BC पे आ गया। और मैं ये लगातार कि हमारा ये केस कब खत्म होगा, केस खत्म, और 2022 में हाँ, तो इनके वकील, हाँ अब जो है बेसिकली हम यहाँ सिर्फ यहीं तक खंडन करने के लिए थे कि 2013 में जो कंसेंट एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो चेक दिए गए थे, अभी जो मामला चल रहा है ये वो मामला नहीं है, ये उसके पहले जो एग्रीमेंट हुआ था 2012 वाला, ये उसका मामला है। वो सब जुडिस है, इसलिए हम उसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो हम माननीय कोर्ट के सामने रखेंगे अपनी सारी बातें। अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये झूठ फैलाने की कोशिश करी कि इन्होंने 2013 में जो चेक दिए हैं ये मामला उसका है, हम उसका खंडन करने के लिए आप लोगों के सामने आए थे। और दूसरी इस बात का खंडन करने के लिए आए थे कि जो इन्होंने कहा कि इनकी कभी मंशा इनको जेल भेजने की नहीं थी, इसका खंडन करने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ माधव गोपाल अग्रवाल जी ने सिक्योरिटी अमाउंट जो ये लेके आए थे, एक सिक्योरिटी को जो अपना वहाँ पे 2018 में एग्जीक्यूशन पिटीशन के को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक अटैच करवाने के लिए तैयार थे, वो लेने से इनकार कर दिया और इनके लिए जेल चुनी। वो बाकायदा ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो लोग सोशल मीडिया पे हों या प्रिंट मीडिया पे हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अगर आपको फैक्ट्स नहीं पता है, क्योंकि ये सब जुडिस है, हम इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्या सही है क्या गलत है वो हम माननीय कोर्ट के सामने रखेंगे अपनी बातें। लेकिन हम झूठ कतई भी फैलाने के लिए किसी को हेल्प या किसी को इस तरीके से हम आगे बढ़ने नहीं देंगे कि वो झूठ फैलाए, क्योंकि वो बदनामी कर रहा है, वो कोर्ट का नाम लेकर के बदनामी कर रहा है, वो अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी मंशा कभी थी ही नहीं इनको जेल भेजने की। जबकि अगर वो सिक्योरिटी अमाउंट ले लेता तो वो केस आज यहाँ तक बनता ही नहीं, सब खत्म था। उसकी मंशा पैसे की थी ही नहीं। तो इसके आगे जो भी फैक्ट्स या चीजें हम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि वो सब जुडिस है। यहाँ तक बताना जरूरी था आप लोगों को कि उसकी मंशा पैसे लेने की नहीं थी, नीयत ही गलत थी, अदरवाइज वो 2018 में ही ये मामला खत्म हो गया होता। और दूसरी 21/4/2013 के चेक बाउंस का मुकदमा आज तक नहीं दाखिल हुआ और न ये वो केस है जो अभी फिलहाल माननीय न्यायालय में। हाँ, जब मैं अंत में, अब आप लोग प्रश्न उत्तर से पहले 2 मिनट आपके और लेना चाहूँगा। लगभग जो भी रखना अपनी बुद्धि से रखवाए वो रखा। राजपाल यादव को 2 मिनट आप जब राजपाल यादव ने 2006 में अपना गांव गोद लिया, 20 साल के लिए एक भाई छोड़ा, उसके बच्चे मेरी वाइफ पढ़ाए, लेकिन मैंने कहा मेरा सपना इस गांव में, मैं कीचड़ में घूमा हूँ, इसमें मुझे जूते पहन के घूमना है। पिछले 20 साल से मेरा भाई लगातार निरंतर नालियां पराने लेके मेरा पूरा गांव, जिसमें 250 छप्पर पड़ते थे, आज 250 मकान बन चुके हैं। आप लोग जाके फोटो खींच सकते हैं, जिसमें पूरी जो भी सुविधाएं मिलती गवर्नमेंट से, इससे उससे, बगैर किसी लालच के। लगातार मेरा प्रोडक्शन खोलने का कोई इरादा नहीं था। प्रोडक्शन खोलने की नीयत ये थी कि हमारे पीछे भी 100, 200, 500 अभिनेताओं की एक लंबी लिस्ट है। मैं चाहता हूँ सबके चूल्हे अच्छे जलें, सबके चूल्हे अच्छे चलें, क्योंकि हम कलाबाज लोग हैं, कला के लिए जीते हैं। फिर उसके बाद जब ये फिल्म का आया तो ये इसमें पता लगा 2008 की 9 की बात आपको याद होगा कि एक मंदी आई थी।
10-12 फिल्में फ्लोर पे थी। 3-4 करोड़ रुपया उस समय, जो आज 40 करोड़ के बराबर मेरा मार्केट में था। 6 महीने की मल्टीप्लेक्स की 2008 में नवंबर के बाद हड़ताल आई थी। हमारी इस बॉलीवुड के हमारे कितने प्रोड्यूसर इस बात गवाह हैं कि बॉलीवुड जब मुसीबत में, तो राजपाल यादव ने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। सारे पैसे हमने कहा कि 5 फिल्मों पैसे कमा के हमने अपना मुंबई में घर चलाया है। आपके एक फिल्म में अगर आपका पैसा रुक गया है बिकॉज ऑफ हड़तालें, वो हुआ। 2012 में ये हुआ। 2014 में भोपाल प्रेयर फॉर रेन आई, तो वो उस समय कुछ हुआ। फिर जुड़वा 2 आई, तो फिर 3 महीने का ये हुआ। फिर 8 फिल्में शुरू हुई कोरोना में। फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, पुलिस लेके भूल भुलैया सब 2022 में आई। मतलब फिर वो, इस बीच में 3 चंक में राजपाल यादव ने लगभग 50 हमारे ऐसे मित्र हैं जिनसे लेन देन किया है पिछले 20 सालों में। तो 20 सालों में वो लेन देन भी गड़बड़ हुआ, सब इन कॉम्प्लिकेशन के ऊपर। दूसरी बात, अब मेरी हैसियत मैं जरूर बताना चाहूंगा कि राजपाल की जेब में अगर 1 रुपया ना हो तो बिलीव करिए पिछले 10 साल तो फिल्में 2000 से 2010 तक, तो आज अगर 1 रुपया, तो 36 स्टेट में हमारे लिए 36 गेस्ट हाउस हमें प्यार के लिए है, हमारे को पद नहीं है। अगर हम किसी भी 700 जिले हैं, किसी भी जिले में चले जाएं तो कहीं 15 गाड़ियां, कहीं 10 गाड़ियां, कहीं 5 गाड़ियां, जिसमें मुझे कभी डीजल नहीं डालना पड़ा, क्योंकि वो मेरे नाम पे नहीं है लेकिन मेरे नाम पे ही आती हैं। तो कम से कम इस भारत में 7000 गाड़ियों का मालिक है राजपाल यादव। और कम से कम 36 स्टेट में जितने जिले हैं उनमें हर जिले एक डीएम साहब होते हैं और एक एसपी साहब होते हैं। और कहीं भी जाऊं, कोई पद में नहीं, लेकिन इतना अच्छा उनके बच्चों का मनोरंजन करता हूं तो वो रुकवाने की व्यवस्था कहीं भी करवा सकते हैं। दूसरी चीज, आज पिछले 10 साल में जो हमने सीखा, कोरोना के बाद में लगभग 1000 सब्जेक्ट पे हमने रिसर्च की, हमारी पूरी टीम गवाह है। कम से कम हमने 2 दर्जन सब्जेक्ट निकाले कि अगले 10 साल में हमारा भारतीय सिनेमा हमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य में कितने रोल देता है। ये मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मैं भारतीय सिनेमा का पुत्र हूँ, टीम 11 का अभिनेता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं NSDBNA और थिएटर का पास आउट हूँ। तो सिल्वर जुबली, तो हाफ सेंचुरी तो किसी भी तरीके से पूरी हो गई। अब गोल्डन जुबली में वो काम करूंगा जो मुझे तन में भी खुशी दे, मन में भी खुशी दे और लोगों को भी नयापन लगे, क्योंकि एवरी डे इज न्यू डे, अपग्रेडेड वर्जन होना चाहिए। फिर अब 2026 में आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगले 2032 तक, क्योंकि जैसे सब पार्टियां अपना अपना मिशन बनाती हैं, मैं भी कभी बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ये जरूरी बताना चाहता हूं कि राजपाल यादव ने पिछले 10 साल में जो सबक सीख जो भी सीखा है, अगले 7 साल में 1200 करोड़ का राजपाल के पास में ब्रांडिंग का काम है, जिसके 4 एग्रीमेंट मेरे पास रखे हैं। वो पैसे 2012 से 35 के बीच में सारे 26 के अंत तक आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इसमें फिल्में नहीं है, किसी का 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो किसी का 2000 करोड़ रुपए, किसी में फीस है तो किसी में शेयर है। एक चीज, मेरे पास में 10 फिल्में ऐसी हैं जिसमें अभी 15 मई को भूत बंगला रिलीज होने जा रही है, उसके बाद में वेलकम टू द जंगल आ रही है, उसके बाद में हैवान आ रही है, उसके बाद में बहुत सारी लिस्ट ऐसी हैं जो अपन कर रहे हैं। राजपाल यादव को ये पिछले 20 दिन में सोशल मीडिया में गुल्लक से लेके, क्योंकि हम तो अंदर थे, हमें तो पता नहीं लग पा रहा था ज़्यादा, तो छोटे बच्चों के गुल्लक से लेके और जो सोशल मीडिया के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से लेके 1 रुपए से लेके 1000 लेके, क्योंकि टाइम 22-23 को इधर पहुंचा हूँ, अभी भी बीवी बच्चे सेटल हो रहे हैं, तो पूरा एक स्टेटमेंट निकलवा के आपके माध्यम से पूरी सोशल मीडिया के उन बंधुओं से, क्योंकि मुझे लगता है कि 4-5 नाम ऐसे हैं जिनका नाम लेना हृदय से चाहता हूं, लेकिन 50 नाम ऐसे हैं जो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि 25-30 साल से मेरी बैकबोन बने हुए हैं। तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिन्होंने मन से, धन से मदद की, या सोशल मीडिया के बगैर जिन लोगों ने तन से मन से मदद की है,
तो मैं उनका हृदय से आप सबके सामने नमन करता हूं और मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे सहानुभूति तो आपकी है, तभी तो मैं 30 साल से आप लोगों के बीच में पल रहा हूं, लेकिन आप प्लीज़ जिसने अपना जो मदद की है आप अपने अकाउंट की डिटेल ज़रूर भेजिएगा। समय आपसे सिर्फ समय चाहिए, लव तो आपका है। जो जिसका जिस तरीके से पैसा आया है उसी सम्मान और आभार के साथ में वो पैसा उनके सबके अकाउंट में वापस जाएगा। और धन्यवाद भी बोलूँगा कि इतने देश के इतने लोग मेरे साथ, इतने बच्चे खड़े हो गए, इसके लिए मैं ये कर्जा शायद मैं जीवन भर नहीं उतार पाऊँगा। और दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने बोला कि मेरे पास में जैसे सबके प्लान होते हैं, तो 2025 से 2035 तक मेरा भी प्लान है, जिसमें मैंने बोला कि मेरे पास मैं यूएई का गोल्डन मैन हूँ। ये मेरी प्राण भूमि है भारत, जिसमें इतने हैं कि कोई 5,000 करोड़ कंपनी है, कोई 10,000 करोड़ कंपनी है, कोई 1,000 करोड़ कंपनी है, जिसमें अलग अलग तरीके से अपनी मेहनत कमाई करके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मेरे पास में एग्रीमेंट भी है और प्रॉपर, क्योंकि वो आएंगे और 10-1200 आराम से मेरे पास काम है। कुछ पिछले 10-15 साल में मेरे पास में मैं राजपाल यादव कभी डूबा नहीं था, मैं उलझा हुआ था, उलझा हुआ हूं, लगातार निकल रहा हूं। जिनके पैसे आपको पता है उनका भी पैसा, और जिनके पैसे आपको नहीं पता है, मुझे पता है, उनका भी पैसा, वो उनको इस मंच के माध्यम से कि इस भारत की भूमि ने, विश्व की भूमि में 1 रुपया भी अगर राजपाल ने किसी का लिया होगा तो राजपाल को इसी जन्म में निपटाना है, सम्मान और आभार के साथ। दूसरी चीज, मेरे पास में